Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy. In the last lecture of survey, we have completed our area and volume measurement, and in this lecture we will discuss about curves. So let's start it. तो फर्स्टली कर्व क्यों ज़रूरी है? कर्व अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं भी तो वो ज़रूरी क्यों है? फर्स्टली अगर हमें अगर डायरेक्शन चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है, सपोज अगर एक हाईवे है या एक रेलवे अलाइनमेंट है, उसमें अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा. हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड तब होगा जब हमें फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन जहाँ जिस डायरेक्शन में हमारा हो रहा है और उससे अगर हमें चेंज करना है, तो लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ अगर हमें चेंज करना है मोशन का डायरेक्शन, तो हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल कर्व. मतलब एकदम से अगर सीधे सीधे अगर हमारी रेलवे ट्रैक अगर जा रही या हाईवे अगर जा रहा स्ट्रेट, उसके बाद हम अगर कर्व प्रोवाइड नहीं करते, कर्व के बिना अगर हम ट्राई करें कि एकदम से अगर हमारा मोशन जो है वो चेंज हो जाए, तो ऐसे तो हम अलाइन नहीं कर सकते ना. सीधे अगर जाके एकदम से मोड़ना हुआ तो कैसे हो पाएगा? मतलब स्पीड से रहते हैं व्हीकल्स, स्पीड से चलते हैं, तो उनको एक कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है. जैसे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन हम अगर चेंज करना है, तो यहाँ से स्ट्रेट जाके हम जब कर्व प्रोवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से हम ईजिली, यानी बिना एक्सीडेंट या किसी भी फैटेलिटी के, हम कर्व के थ्रू इजीली डायरेक्शन चेंज कर लेंगे. तो हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व कि हमें डायरेक्शन चेंज करना है मोशन का. हॉरिजॉन्टल कर्व इसलिए प्रोवाइड किया जाता है. अब नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल कर्व. दो टाइप के कर्व होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कर्व, एक वर्टिकल कर्व. अब वर्टिकल कर्व की ज़रूरत कब पड़ी? जब हमें ग्रेड चेंज करना, मतलब अगर हमारा स्ट्रेट अगर हम जा रहे हैं और जो प्लेन है, मतलब जो टेरेन है, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है. अगर इंक्रीज हो गया तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, डिक्रीज हो गया तो ऐसे जाना पड़ेगा. तो दोनों ही केस में हमें क्या करना है? हमें ग्रेड चेंज करना. मतलब हमारा या तो स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण हमें फिर से चेंज करने के लिए, अब ग्रेड चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो कर्व प्रोवाइड करेंगे वो होगा वर्टिकल कर्व. फॉर चेंज इन ग्रेड वर्टिकल कर्व इज प्रोवाइड. तो दो टाइप के कर्व बता दिए, हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व. इन्हीं टाइप के कर्व होते हैं. अब नेक्स्ट, इन्हें और क्लासिफाई किया जाता है और इनके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं. तो कर्व में बी सर्कुलर, पैराबोलिक, स्पाइरल एंड ऑलवेज टेंजेंशियल टू टू स्ट्रेट डायरेक्शंस. मतलब क्या बोल रहा है कि कर्व जो है वो किन्हीं भी शेप का हो सकता है, जैसे सर्कुलर, पैराबोलिक, स्पाइरल, इन तीन शेप का हो सकता है कर्व. और ये हमेशा टेंजेंशियल होते हैं किन्हीं दो स्ट्रेट डायरेक्शन के. सपोज अगर एक कर्व मैं ले लेता हूँ, ये अगर हमारा कर्व है तो ये टेंजेंशियल है, मतलब ये कर्व यहाँ से इतना, ये रेड वाला जो पोर्शन है वो कर्व है, ये किसी दो क्या बोला, दो स्ट्रेट डायरेक्शन के टेंजेंशियल होना चाहिए. तो एक स्ट्रेट डायरेक्शन ये हो गया, एक स्ट्रेट डायरेक्शन ये हो गया, इन दोनों की ये टेंजेंशियल है कर्व. तो यही बोला है कि ये सर्कुलर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है और स्पाइरल भी हो सकता है. तीन टाइप के हो सकते हैं. इनका शेप जो है वो तीन टाइप का हो सकता है, और टाइप का भी हो सकता है, बट हमें मेनली क्या पढ़ना है? हमें सर्कुलर कर्व के बारे में ज़्यादा पढ़ना है. पैराबोलिक और स्पाइरल आगे डिज़ाइन में ही कंसिडर किया जाता है, वो प्री के पर्पज से तो नहीं पढ़ना है हमें. अब क्या होता है, सर्कुलर कर्व अगर हमें पढ़ना है तो सर्कुलर कर्व ले लेते हैं. अब सर्कुलर कर्व जो है वो तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट है सिंपल सर्कुलर कर्व, सेकेंड है कंपाउंड सर्कुलर कर्व एंड थर्ड है रिवर्स सर्कुलर कर्व. तो क्या हो रहा है, अब सिंपल कर्व ले लेते हैं. सिंपल कर्व में क्या है कि सिंपल कर्व एक आर्क है, मतलब सिंपल कर्व जो है वो एक सर्कल का आर्क है. मतलब सर्कल, अगर हमारा टोटल सर्कल है तो वो ऐसा होता है. अब इसका एक पोर्शन अगर हम ले लें, तो ये पोर्शन अगर ले लिया तो इसे हम कहेंगे आर्क. ये वाला जो पोर्शन है वो आर्क. तो सिंपली अगर सिंपल कर्व जो है तो वो है आर्क ऑफ अ सर्कल. आर्क ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस ये हो जाएगा इसका. अगर जो पॉइंट है, मतलब सेंटर है सर्कल का, वो ओ हो जाएगा. ये दोनों रेडियस हैं बराबर बराबर. इसमें सिंगल एक आर्क है, मतलब ये कहीं भी एक ही पूरा ही जो कर्व है वो पूरा एक ही आर्क है, और इसमें रेडियस जो है वो कहीं भी चेंज नहीं होगा. और ये दो टेंजेंट पॉइंट्स, मतलब यहाँ से एक टेंजेंट ज्वाइन कर दिया, यहाँ से एक टेंजेंट ज्वाइन कर दिया, तो यह पॉइंट ऑफ कर्व और यह पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. तो वो आगे हम पढ़ेंगे सिंपल कर्व की, और जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे. अब नेक्स्ट जो हमारा कर्व है कंपाउंड कर्व. अब कंपाउंड कर्व क्या होता है? कंपाउंड से क्या समझ में आ रहा है? कंपाउंड मतलब दो चीज़ें जोड़ दी तो वो हो गया कंपाउंड. मतलब सिंपल कर्व में एक सिंगल आर्क था जिसका रेडियस थ्रू आउट सेम था, लेकिन अब कंपाउंड कर्व में क्या हो रहा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर आर्क्स. ये मतलब दो आर्क बनेंगे इसमें, और जिनका रेडियस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो ऐसा वाला कर्व जिसमें दो अलग अलग कर्व जो हैं वो ज्वाइन होंगे,
यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनका जो रेडियस है ये वाले कर्व का यहाँ से यहाँ तक का, तो उसका रेडियस r1 है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो O1 है। अब ऐसे ही अगर ये वाले कर्व की बात कर ले, दो कर्व हमने जोड़े हैं तो दोनों कर्व के अलग अलग रेडियस हैं और अलग अलग पॉइंट्स ऑफ, अलग अलग पॉइंट जो हैं वो सेंटर के पॉइंट अलग अलग हैं दोनों, और दोनों ही अलग अलग जो पॉइंट हैं सेंटर के वो एक ही लाइन में लाई करेंगे, तो कंपाउंड कर्व ये है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स कर्व। और एक चीज़ और, ये जो कंपाउंड कर्व है उसमें अगर कॉमन टेंजेंट अगर हम ले लेते हैं, कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा, ये पॉइंट में ये दोनों मिल रहे हैं तो इनका कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा, दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों ही जो आर्क हैं वो एक साइड रहेंगे एक कॉमन टेंजेंट के, मतलब कॉमन टेंजेंट ये है तो सिर्फ ये तो इस, या तो इस तरफ रहेंगे या तो उस तरफ रहेंगे, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड कर्व। नेक्स्ट है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व में क्या हो रहा है, रिवर्स कर्व में दो अलग अलग टाइप के कर्व जो हैं वो ज्वाइन किए जा रहे हैं और दोनों ही बेंड हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसमें एक डायरेक्शन में बेंड हो रहे थे, इस वाले कर्व में दोनों ही कर्व देख सकते हो आप कि ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, तो इनका रेडियस सेम हो सकता है, लेकिन रेडियस भी सेम हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने अलग अलग रेडियस लिया है, इट कैन बी सेम। तो इनमें मेन जो डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल कर्व में क्या है, इसमें एक ही तरफ बेंड हो रहा है पूरा कर्व, दोनों कर्व, और इस वाले रिवर्स कर्व में दोनों अलग अलग तरफ बेंड हो रहा है। और एक और बात इसमें नोट करने वाली है कि ये अगर कॉमन टेंजेंट है, इन दोनों कर्व का अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो कॉमन टेंजेंट के दोनों अलग अलग तरफ है, मतलब कंपाउंड कर्व में दोनों एक ही तरफ थे कॉमन टेंजेंट के, और इस वाले मतलब रिवर्स कर्व में दोनों ही कर्व जो हैं वो अलग अलग तरफ हैं एक कॉमन टेंजेंट के। अब सर्कुलर कर्व डिस्कस कर रहे थे हम, तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व देख लेते हैं, मतलब सिंपल कर्व जो था वही हमें मेनली पढ़ना है और वही एग्जाम में आता है। तो फर्स्टली देख लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स है सिंपल कर्व, ये अगर है तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनके नाम क्या होते हैं, सब उसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। तो अगर हम देखें तो ये हमारा कर्व है T1 C T2, मतलब ये जो है इतना पूरा कर्व है, ये रेड वाला जो पोर्शन है वो पूरा कर्व है। तो लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कर्व हमारा हो जाएगा T1 C T2, मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्व है R, सिंपल कर्व की बात हो रही है तो रेडियस जो है वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट, तो रेडियस ऑफ कर्व R है और जो सेंटर पॉइंट है वो O है। अब क्या है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, मतलब कॉर्ड जो कॉर्ड क्या होता है, मतलब आर्क अगर कोई है या सर्कल है अगर, तो उसमें अगर पूरा अगर टोटल सर्कल हम देख लें तो उसमें कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऐसी कोई लाइन होती है जो दो बार इंटरसेक्ट करती है किसी भी आर्क को, मतलब ये है कि दो बार इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, उसे कहते हैं कॉर्ड। किसी आर्क को अगर दो बार इंटरसेक्ट करती है कोई लाइन तो उसे कहते हैं कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, एक ही कॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको जो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को, तो वो है T1 D T2, T1 ये है D एंड T2, मतलब ये वाली जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक की उसे हम कहते हैं लॉन्ग कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट कौन से हैं यहाँ पर, टेंजेंट ये वाला टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट, दो टाइप के टेंजेंट है, एक एपेक्स है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वो होता है V, और उसे कहते हैं हम एपेक्स। एपेक्स जो है वो वहाँ पर दोनों टेंजेंट मिलेंगे। अब क्या है टेंजेंट लेंथ की बात आती है, तो अगर जो भी जो यहाँ से इस तरफ को होगा, मतलब जो T1 जो है हमारा वो पॉइंट ऑफ कर्व है, T1 जो है वो पॉइंट ऑफ कर्व है एंड T2 है जो वो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ कर्व यानी यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में जाकर कर्व खत्म होगा। तो जो ये वाला T1V है, T1V वाला जो टेंजेंट है उसे हम बैक टेंजेंट भी कहते हैं, और जो VT2 है वो हमारा फोर टेंजेंट हो जाता है। तो इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं कि बैक टेंजेंट कौन सा होता है और फोर टेंजेंट कौन सा होता है। तो बैक टेंजेंट इस तरफ वाला और फोर टेंजेंट इस तरफ वाला होता है, दोनों के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा अब टेंजेंट लेंथ तो T1V और VT2 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट क्या है, मिड ऑर्डिनेट जो है वो ऐसा ऑर्डिनेट, मतलब लॉन्ग कॉर्ड से ऑर्डिनेट्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कर्व कितनी डिस्टेंस पे है लॉन्ग कॉर्ड से, तो उसमें अगर मिड ऑर्डिनेट, मिड अगर जो हमारा कर्व है उसका अगर मिड पॉइंट देखें तो ये है, मिड पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है कॉर्ड से, लॉन्ग कॉर्ड से कितनी डिस्टेंस है वो हमारा होता है मिड ऑर्डिनेट। तो CD जो है ये अगर C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो CD हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, एपेक्स बता दिया मैंने कि V होता है एपेक्स। अब एपेक्स डिस्टेंस क्या होता है, एपेक्स डिस्टेंस क्या है कि जो टॉप पॉइंट है कर्व का मिड ऑर्डिनेट के ऊपर, यानी जो मिड ऑफ द
कर्व है उसके ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट से लेकर एपेक्स तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे ही हम कहते हैं एपेक्स डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय वी सी इन दिस फिगर, मतलब वी ये है और सी है तो इसको हम कहेंगे एपेक्स डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी समझा दिया। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए भी आती हैं, अब ये तो मैंने बता दिया, इनका नेमिंग जो है वो बता दी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम इनको इनका जो फॉर्मूला है वो डेराइव करते हैं और फॉर्मूले के थ्रू ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब लेंथ ऑफ कर्व हमें अलग अलग फॉर्मूलेज देखने हैं, तो लेंथ ऑफ कर्व के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा उसको हम ऐसे डेराइव कर लेंगे, 2πr/360 इज इक्वल टू L बाय डेल्टा। तो L का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो है ये कि L इज इक्वल टू 2πr/360 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल, मतलब इस लाइन का अगर इस वाले टेंजेंट का अगर हम प्रोजेक्शन आगे प्रोलॉन्ग कर देते हैं फर्स्ट वाले टेंजेंट या बैक टेंजेंट को, और जो नेक्स्ट वाला फोर्थ टेंजेंट के बीच का एंगल, मतलब प्रोलोंगेशन ऑफ बैक टेंजेंट एंड फोर्थ टेंजेंट के बीच में जो एंगल है उसे हम कहते हैं डेल्टा या डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये डेल्टा जो है वो वहीं से आया है और सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं मैक्सिमम। तो टेंजेंट लेंथ का, अब लेंथ ऑफ कर्व हो गया हमारा T1 से T2 या फिर लेंथ ऑफ कर्व, ये जो टोटल लेंथ ऑफ कर्व वो निकल आई। अब नेक्स्ट हमारा क्या था? टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ मतलब ये जो टेंजेंट है उनकी क्या लेंथ होगी वो हमें पता करनी है। तो बाय यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड, मतलब ज्योमेट्री अगर हम इस फिगर में लगा देते हैं ट्राइंगल्स वगैरह में और हमें पता है ये एंगल्स, तो उसके थ्रू हम जो निकाल रहे हैं तो वो होगा हमारा टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू r tan डेल्टा बाय 2। तो दोनों ही टेंजेंट जो हैं वो सेम है, तो इसके कारण दोनों के लिए T1V और VT2 इज इक्वल टू r tan डेल्टा बाय 2 इन बोथ केसेस। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड की बात की थी T1D T2। अब इसके जब हम निकालेंगे ज्योमेट्रिकली अगर सॉल्व करके तो हमारा क्या आएगा 2r sin डेल्टा बाय 2। ये फॉर्मूले डायरेक्टली हमें याद करने और यूज़ करने हैं जब हमारा एग्जाम आता तब। नेक्स्ट थिंग इज मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट जो बताया था CD होता है। अब उसके लिए जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया और वी फाउंड दैट CD इज इक्वल टू R मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मिड ऑर्डिनेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस का जब हमने फॉर्मूला डेराइव किया ज्योमेट्रिकली तो हम वी फाउंड दैट R सेक डेल्टा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एपेक्स डिस्टेंस। अब इनके जब क्वेश्चन लगाएंगे तो डायरेक्ट हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। हमें गिवन रहेगा डिफ्लेक्शन एंगल और R, और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो हमें पुट करनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिज़ाइनेशन ऑफ कर्व, मतलब कर्व को कैसे डिज़ाइनेट करेंगे, उसका क्या मतलब शार्पनेस अगर है कर्व में तो वो हम कैसे डिज़ाइनेट करेंगे। तो कितनी शार्पनेस है कर्व में वो डिज़ाइन करने के लिए या तो हम क्या करते हैं रेडियस ऑफ कर्व लेते हैं या फिर डिग्री ऑफ कर्व। तो रेडियस ऑफ कर्व तो हम सबको पता है, नॉर्मली हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, हर जगह दिखता है रेडियस ऑफ कर्व। लेकिन डिग्री ऑफ कर्व जो है वो शार्पनेस अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है। तो डिग्री ऑफ कर्व इज एन एंगल मेड बाय वन चेन लेंथ ऑफ कर्व एट सेंटर। मतलब अगर हमारा कर्व में हमने वन चेन लेंथ, अगर एक चेन अगर डाल देते हैं कर्व के ऊपर तो सेंटर से जो उसका एंगल बनेगा वो हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ कर्व। तो ये जो एंगल है वो है डिग्री ऑफ कर्व। तो इसके लिए अब चेन जो है वो हमारी दो टाइप की होती है नॉर्मली। अगर मेट्रिक चेन हम देखें तो एक होती है 20 मीटर चेन, एक होती है 30 मीटर चेन। अब तो 30 और 20 के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी डी की, डिग्री ऑफ कर्व के लिए। तो फॉर 30 मीटर चेन अगर हम डिराइव करें फॉर्मूला तो वो होगा D इज इक्वल टू 1719 अपॉन R, मतलब 1719 अपॉन रेडियस ऑफ कर्व इज द वैल्यू फॉर 30 मीटर चेन ऑफ डिग्री ऑफ कर्व। नेक्स्ट है हमारा फॉर 20 मीटर चेन। अब 20 मीटर चेन के लिए वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ कर्व फॉर 20 मीटर चेन इज इक्वल टू 1146 अपॉन रेडियस ऑफ कर्व। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कर्व। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्पस। बाकी प्री में सिर्फ नाम अगर हमें पता है तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आते हैं सेटिंग ऑफ कर्व से प्री एग्जाम में इन द SSC JEE। तो अगर हम देखें कि सेटिंग आउट ऑफ अ कर्व यानी कर्व को हम सेट आउट कैसे करेंगे, ग्राउंड में कैसे इसको प्लॉट करना है, तो वो हम देख लेते हैं। तो लीनियर मेथड होता है और एंगुलर मेथड। दो टाइप के मेथड होते हैं, एक लीनियर मेथड होता है, एक एंगुलर मेथड होता है। लीनियर मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है और स्मॉल कर्व्स हमें प्लॉट करने, मतलब ग्राउंड में स्मॉल कर्व जो है वो लोकेट करने हैं। और ओनली चेन एंड टेप इज़ यूज, मतलब चेन और टेप का सिर्फ यूज़ कर रहे हैं किस मेथड में, लीनियर मेथड में। नेम में ही आ रहा है लीनियर, तो इसमें चेन और टेप बस यूज़ होगा, कोई भी एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे और हमारा कर्व जो है वो हम प्लॉट कर देंगे ग्राउंड में।
अब इसमें लीनियर मेथड में कुछ मेथड्स हैं जो कि जिनके नाम देख लेते हैं हम। तो फर्स्टली बाय ऑफसेट्स फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड अगर हमने प्रोड्यूस कर ली है ग्राउंड में, तो उससे अगर हम ऑफसेट लेते हैं बहुत सारे, तो हम एक कर्व जो है वो भी प्लॉट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स एंड कॉर्ड्स। मतलब अगर हम बाइसेक्ट करते जाएं, यानी ये ज्योमेट्रिकल तरीके से हम कर रहे हैं, ज्योमेट्री का यूज़ कर करके हम जो ग्राउंड पे पॉइंट्स हैं वो लोकेट कर लेते हैं बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स एंड कॉर्ड्स। मतलब बाइसेक्ट करते जाएंगे और हमें आगे के पॉइंट्स जो हैं वो मिलते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बाय ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट्स। मतलब टेंजेंट जो हमारे थे, दो टेंजेंट थे, उन दोनों से अगर हम ऑफसेट डालते हैं और पॉइंट यानी कर्व में कोई पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उस मेथड से हम पूरा कर्व जो है वो सेट आउट कर लेंगे। तो रेडियल ऑफसेट भी होता है, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट। मतलब रेडियल ऑफसेट यानी रेडियस के अलोंग ऑफसेट ले लेंगे, और परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ऑफसेट लेंगे। नेक्स्ट हमारा बाय ऑफसेट्स फ्रॉम कोड्स प्रोड्यूस। मतलब कोड जो है वो हम आगे बढ़ाएं, कॉर्ड्स जो हैं उनको हम अगर आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और उससे हम ऑफसेट लेते हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला, हमारा जो मतलब ज्योमेट्रिकली कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो अभी तो हमारे काम के नहीं, लेकिन मेंस के पर्पस के लिए वो काम के हैं। तो बाय ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर नाम ही याद रखना हमें कि लीनियर मेथड होता है, उसमें ये सारे मेथड्स आते हैं। और एंगुलर मेथड्स जो है उसके भी कुछ नाम है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो एंगुलर मेथड जो है वो हायर एक्यूरेसी वाले वर्क्स के लिए यूज़ होता है, और वहाँ पर थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं हम एंगल मेजरमेंट। थियोडोलाइट इज़ यूज्ड विद और विदाउट चेन एंड टेप। मतलब यहाँ पर हम चेन यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब थियोडोलाइट जो है वो यूज़ हो रहा है एंगुलर मेथड में, विच इज़ गिविंग अस हायर एक्यूरेसी इन सेटिंग आउट ऑफ कर्व। तो उसके तीन मेथड हैं, रैंकाइन मेथड, टू थियोडोलाइट मेथड एंड टैक्योमेट्रिक मेथड। ये तीन मेथड हो गए एंगुलर मेथड के। Now we will do the questions which have come in the last previous years. So first question is calculate the apex distance if the deflection angle is 60 degree and the degree of curve is 8 degrees. तो क्या दिया हुआ हमें, डिफ्लेक्शन एंगल गिवन है 60 डिग्रीज और गिवन है डिग्री ऑफ कर्व इज 8 डिग्रीज। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो था, हमने पढ़ा था VC इज इक्वल टू आर सेक डेल्टा बाई 2 -1। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है डिफ्लेक्शन एंगल विच इज 60 डिग्री, मतलब डेल्टा गिवन है, लेकिन हमें आर नहीं गिवन है। आर नहीं गिवन है तो हम 30 मीटर की चेन अगर एज्यूम कर लेते हैं, तो आर के लिए क्या, हमने डी के लिए फॉर्मूला देखा था, डी इज इक्वल टू 1719 देखा था। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 1720 ले लेते हैं अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्व। तो हमें रेडियस ऑफ कर्व अगर निकालना है तो आर जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1720 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ कर्व जो है वो 8 डिग्रीज है, तो 8 हो गया। अब इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी 215 मीटर्स। तो रेडियस ऑफ कर्व आ गया। अब हमें सीधे पुट करनी है वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो एपेक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व की वैल्यू 215 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय सेक, और डेल्टा की वैल्यू हमारी गिवन है 60, तो 60/2 है, तो यहाँ पर सेक 30 हो जाएगा, सेक 30 -1। अब सेक 30 तो नॉर्मली याद नहीं होता हमें, तो हम क्या करते हैं कि जो सेक होता है वो कॉस का होता है रेसिप्रोकल। तो अगर हमें सेक 30 जानना है तो कॉस 30 अगर हमें पता है, कॉस 30 होता है √3/2। तो √3/2 का अगर रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी सेक 30 की। तो क्या वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सेक 30 में हम वैल्यू अगर पुट कर देते हैं 2/√3, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 215 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 -1, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 33.26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 33.26 इज द एपेक्स डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ इन मीटर ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ 5 डिग्री कर्व इफ डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री। हमें गिवन है डिफ्लेक्शन एंगल फिर से 60 डिग्री, और क्या बोला है डिग्री ऑफ कर्व जो है वो 5 डिग्रीज है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। मतलब टेंजेंट लेंथ जो है उसका फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, और फिर से यहाँ पर डिग्री ऑफ कर्व दिया है तो आर जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है।
तो रेडियस ऑफ कर्व के लिए हमने फिर से एक बार अज्यूम कर लिया कि 30 मीटर चेन हमने यूज़ की है, तो रेडियस ऑफ कर्व क्या हो जाएगा हमारा 1720 अपॉन डिग्री ऑफ कर्व। तो डिग्री ऑफ कर्व जो गिवन है वो है 5। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारी वैल्यू 344 मीटर्स। 344 मीटर हमारा रेडियस ऑफ कर्व आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला था टेंजेंट लेंथ का, टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला देखा था हमने, T1v इज इक्वल टू R10 डेल्टा बाय 2, ये था फॉर्मूला इसका टेंजेंट लेंथ का। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं आर की और 10 डेल्टा बाय 2 की, तो हमें इजीली आ जाएगा टेंजेंट लेंथ। तो आर की वैल्यू हमारी 344 और 10 डेल्टा बाय 2, 10 डेल्टा हमारा 60 है, तो 10 30 की वैल्यू यहाँ पे हमें यूज़ होगी। तो 10 30 हमारा होता है 1/√3, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/√3। तो इसे जब हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा हमारा वो होगा 344 मल्टीप्लाई 1/√3 इज इक्वल टू 198.6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 198.6 इज द टेंजेंट लेंथ फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्व इन डिग्रीज ऑफ अ कर्व ऑफ रेडियस 573 मीटर यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ कर्व निकालना है डिग्रीज में, और कर्व का रेडियस जो है वो गिवन है 573 मीटर, और एक चीज़ और गिवन है कि चेन लेंथ जो है हमारी वो है 20 मीटर्स। तो 20 मीटर चेन लेंथ के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ कर्व के लिए क्या फॉर्मूला था, डिग्री सॉल्यूशन इज डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू 1146 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्व। ये था हमारा फॉर्मूला फॉर 20 मीटर चेन लेंथ। नेक्स्ट अब d जो है वो हमें फाइंड करना है, तो r जो है वो अब सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करना है कि 1146 डिवाइडेड बाय 573। तो डिग्री ऑफ कर्व कितना आ जाएगा, 573 का जस्ट डबल है 1146, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो आंसर हमारा होगा 2 डिग्री, मतलब इस कर्व के लिए जो डिग्री ऑफ कर्व है वो होगा 2 डिग्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड of 250 मीटर रेडियस कर्व हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। क्या पूछा है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालना है हमें, रेडियस दिया हुआ है कर्व का वो है 250 मीटर्स एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज ऑल्सो गिवन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हमने देखा था फॉर्मूला क्या था लॉन्ग कॉर्ड के, लॉन्ग कॉर्ड के लिए फॉर्मूला था लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू 2r साइन थीटा 2r साइन डेल्टा बाय 2, ये था हमारा लॉन्ग कॉर्ड के लिए फॉर्मूला। तो इसमें डायरेक्ट अब वैल्यूज पुट करनी है हमें, रेडियस भी गिवन है और डेल्टा की वैल्यू गिवन है 90, और हमारा ये फॉर्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा। तो लॉन्ग कॉर्ड के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय r, r इज गिवन दैट इज 250 मीटर्स एंड साइन डेल्टा बाय 2, साइन 90 जो है वो डेल्टा हो जाएगा और डेल्टा बाय 2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, अराउंड होती है 0.707 के आसपास कुछ होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 250 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.707, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 353.6 मीटर्स। ये बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हमारी वैल्यू जो है लॉन्ग कॉर्ड की वो आ जाएगी 353.6। एक टॉपिक और है हमारा कि चेनेज अगर हमारे निकालने आ जाता है कभी एग्जाम में, वैसे तो अभी तक नहीं आया है लेकिन अगर आ जाता सपोज निकालने के लिए चेनेज, तो हमारा ये कर्व है जिसकी लेंथ जो है वो L है, T1 जो पॉइंट ऑफ कर्व है और T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, V जो है एपेक्स पॉइंट है। तो हमें अगर चेनेज निकालनी है T1 की, अगर हमें नॉर्मली गिवन होता है डिफ्लेक्शन एंगल गिवन होता है हमें, और गिवन होता है एपेक्स पॉइंट की चेनेज। तो एपेक्स पॉइंट की चेनेज अगर हमें गिवन है तो हमें अगर T1 यानी पॉइंट ऑफ कर्व की चेनेज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे आना पड़ेगा। यहाँ की चेनेज हमें पता है, हमें इसकी अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें इस वाली चेनेज से ये जो T1V है वो माइनस करना पड़ेगा। तो चेनेज एट T1 इज इक्वल टू चेनेज एट V माइनस T1V, मतलब जो बैक टेंजेंट है वो हम माइनस कर देंगे चेनेज एट V से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी पॉइंट ऑफ कर्व के चेनेज की। अब नेक्स्ट क्या है, चेनेज एट T2, अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का जो चेनेज है वो अगर फाइंड करने बोल देता है हमें, ये चीज़ें गिवन होगी। गिवन क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल और एपेक्स पॉइंट की चेनेज गिवन होगी। तो पहले हम निकालेंगे क्या, T1 मतलब पॉइंट ऑफ कर्व की अगर हमें पता चल जाती है चेनेज, तो उसके बाद हम प्लस कर देंगे। अगर यहाँ तक आ गए हम, अब यहाँ से आने के बाद जो लेंथ ऑफ कर्व पूरा जा रहा है वो हमारी चेनेज हो जाएगी, इसमें जो प्लस होती जाएगी चेनेज, तो लेंथ ऑफ कर्व जो है
वो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें चेंजेस मिल जाएगी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की। होप आपको आज के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस भी मैंने कराए वो भी शायद समझ में आए होंगे। अगर ना आए हों तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।